एलजीबीटीक्यू के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 5 न्यायाधीशों की एक संवैधानिक पीठ ने सुप्रियो चक्रवर्ती बनाम भारत संघ बाद में सर्वसम्मति से समलैंगिक व्यक्तियों के बीच विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। कई याचिकाओं में विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, विशेष विवाह अधिनियम 1969 के प्रावधानों को चुनौती दी गई थी। इन याचिकाओं में कहा गया था कि उक्त कानून गैर विषमलैंगिक नॉन हेट्रोसेक्सुअल विवाहों को मान्यता प्रदान नहीं करते हैं, मतलब समलैंगिक विवाहों को मान्यता प्रदान नहीं करते हैं। विवाह के मुद्दे पर अदालत ने न्यायिक संयम बरतते हुए, तो अब हम एक ध्यान रखेंगे, न्यायिक संयम का एक हमें अच्छा एग्जाम्पल क्या मिल गया। न्यायिक संयम का एक अच्छा एग्जाम्पल हो गया कि समलैंगिक विवाह पर अदालत ने समलैंगिक विवाह पर निर्णय लेने का अधिकार, निर्णय लेने के संदर्भ में कहा है कि यह संसद का क्षेत्र अधिकार है। तो इस प्रकार से इसमें क्या है, तो समलैंगिक विवाह पर अदालत ने कोई स्टांस नहीं लिया है और यह कहा है कि यह संसद का क्षेत्र अधिकार है। तो यह एक प्रकार से न्यायिक संयम हो गया। तो समलैंगिक विवाह पर संसद का क्षेत्र अधिकार मानते हुए निर्णय ना, मतलब कोई निर्णय ना लेना और संसद के विवेक पेश को छोड़ दिया गया है। विवाह के मुद्दे पर अदालत ने न्यायिक संयम बरतते हुए इसे नीतिगत मामला बताया है। इस संबंध में निर्णय लेने का कार्य स्पष्ट रूप से विधायिका और कार्यपालिका पर छोड़ दिया गया है। हालांकि सभी 5 न्यायाधीशों ने समलैंगिक जोड़ों के साथ होने वाले भेदभाव को खत्म करने की आवश्यकता को स्वीकार किया है, लेकिन वे क्वीर जोड़ों को कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त सिविल यूनियन में क्या होता है, सिविल यूनियन में 2 व्यक्ति जो साथ में रहते हैं उन्हें बच्चा लेने का अधिकार, बच्चा गोद लेने का अधिकार, इस प्रकार से कुछ सिविल राइट दिए जाते हैं। क्वीर जोड़ों को कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त सिविल यूनियन का दर्जा देने पर भी वो एक सहमत नहीं हुए। 3 न्यायाधीशों ने बहुमत से इस बात पर जोर दिया है कि ऐसे विवाह की कोई भी कानूनी स्वीकृति केवल अधिनियमित कानून के जरिए ही हो सकती है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अधिनियमित कानून मतलब संसद ही इस संदर्भ में कोई डिसीजन ले सकती है। ठीक है, इसके बाद है एलजीबीटीक्यू के अधिकार याचिकाकर्ता की दलील। सबसे पहले मुद्दे कौन कौन से थे और क्या क्या उसमें निर्णय आए वो हम देखते हैं। सबसे पहले पहला मुद्दा था ट्रांसजेंडर व्यक्ति को विवाह करने का अधिकार है या नहीं। तो याचिकाकर्ता का इसमें क्या था कि याचिकाकर्ता का तर्क था कि मनपसंद व्यक्ति से विवाह करने का मौलिक अधिकार संविधान में दिया गया है। यह अधिकार न केवल पाने की स्थिति में न्यायालय द्वारा कदम उठाया जाना चाहिए। यदि न्यायालय इसे मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देता है तो इस अधिकार की रक्षा करने का दायित्व से राज्य सरकार का होगा। दूसरे न्यायालय ने इस पर क्या निर्णय दिया है, तो न्यायालय ने सबसे पहले बोला है कि न्यायालय ने सर्वसम्मति से यह माना है कि भारत में विवाह करने का स्पष्ट और मौलिक अधिकार नहीं है। न्यायालय ने क्या दिया है कि मौलिक और स्पष्ट अधिकार नहीं है, सर्वसम्मति से। ठीक है, इसके बाद है मौजूदा ढांचे के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को विवाह करने का अधिकार है। अब देखना, जो अभी समलैंगिक विवाह का मामला चला है उसमें समलैंगिक मतलब एलजीबीटीक्यू को शादी करने की अधिकार नहीं है, लेकिन जो ट्रांसजेंडर है, ट्रांसजेंडर को शादी करने का अधिकार है। ठीक है, और एक अभी मामला तमिलनाडु केरल का था जहां पर एक ट्रांसजेंडर कपल ने बच्चा पैदा किया है। ठीक, और कोई शायद उसमें कुछ अंग प्रत्यारोपण ऐसा कुछ करवाया गया था उसके बाद। ठीक, तो उन्हें शादी करने का भी अधिकार है, वो बच्चा भी पैदा कर रहे हैं। इसके बाद है क्वीर जोड़े। क्वीर क्या, वो एलजीबीटीक्यू को ही बोलते हैं। तो क्वीर जोड़ों के लिए सिविल यूनियन में प्रवेश करने का अधिकार है या नहीं है। तो इस संदर्भ में याचिकाकर्ता ने बोला कि क्वीर जोड़ों के लिए सिविल यूनियन की मान्यता होनी चाहिए, सर प्लीज दे दो। लेकिन सर ने क्या बोला, सर मतलब न्यायालय ने क्या बोला, न्यायालय क्वीर जोड़ों के लिए सिविल यूनियन का विकल्प प्रदान नहीं कर सकता है। ठीक है, और दूसरा उन्होंने बोला है कि सरकार ऐसे यूनियन को मिलने वाले
किसी अधिकार को मान्यता देने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, तो मतलब सरकार दे सकती है या फिर संसद इस संदर्भ में प्रावधान कर सकती है, बट वो बाध्य नहीं है। विशेष विवाह अधिनियम की व्याख्या के संदर्भ में जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने किस चीज की मांग की है? तो देखो, याचिकाकर्ता तो यही चाह रहे थे कि जेंडर विशिष्ट शब्दों जैसे कि पति पत्नी को अधिक समावेशी शब्दों पार्टी या स्पाउस से प्रतिस्थापित करना। SMA क्वीर विवाहों की अनुमति ना देकर आर्टिकल 14, 15, 19, 21 और 25 का उल्लंघन करता है। ठीक है, तो इनका याचिकाकर्ताओं का यह दो तर्क देना दिए। न्यायालय ने इसमें क्या बोला? न्यायालय ने SMA को जेंडर न्यूट्रल, तो स्पेशल मैरिज एक्ट को जेंडर न्यूट्रल तरीके से अमान्य करार देने या व्याख्या करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया। न्यायालय ने इसमें ज्यादा हस्तक्षेप नहीं किया और कहा है कि इस तरह की कार्रवाइयां विधायी क्षेत्र अधिकार का अतिक्रमण करेंगी तथा अन्य कानूनों पर व्यापक प्रभाव डालेंगी। तो यही है न्यायिक संयम का उदाहरण कि न्यायालय ने विशेष विवाह अधिनियम में कोई अपनी तरफ से कोई एडिशन नहीं किया है, बल्कि यही बोला है कि भविष्य में जो संसद इसमें एडिशन ले वही ज्यादा बेहतर होगा। इस बाद है गैर विषम लैंगिक जोड़ों को गोद लेने का अधिकार। तो मतलब जो समलैंगिक समुदाय है उनको गोद लेने का क्या अधिकार है? तो इसमें याचिकाकर्ताओं का मानना था केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण कारा, तो जो कारा है यह दत्तक ग्रहण के संदर्भ में दिशा निर्देश बनाती है और एक नोडल संस्था के रूप में कार्य करती है। तो इसने इसके जो दिशा निर्देश हैं वह अविवाहित जोड़ों को संयुक्त रूप से बच्चों को गोद लेने की अनुमति नहीं देते हैं। ठीक है, तो याचिकाकर्ताओं ने कहा कि कारा के निर्देश हैं उनके तहत अविवाहित जोड़े, मतलब जो साथ में भी रह रहे हैं, जैसे कि दो लेस्बियन या फिर दो गे कपल हैं, वो साथ में रह रहे हैं। ठीक है, तो साथ में रह रहे हैं मतलब एक, लेकिन हालांकि उनको लीगली रूप से उनको विवाहित का दर्जा नहीं प्राप्त है, उसके बावजूद भी अगर वो साथ में रह रहे हैं तो साथ में रहते हुए बच्चा गोद नहीं ले सकते, क्योंकि कारा ने इस संदर्भ में अनुमति नहीं देता है कारा। और कारा के दिशा निर्देश से जो याचिका करता है उनका मानना है कि भेदभावपूर्ण है, जो कानूनी रूप से शादी नहीं कर सकते उन्हें बच्चा को गोद लेने का अधिकार भी नहीं है। तो वो एक तरफ बोलेंगे कि एक या तो हमें शादी करने का अधिकार दे दो और या फिर हमें बच्चा गोद लेने का, मतलब शादी करने का अधिकार जैसे मिल जाएगा तो बच्चा गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा। ठीक, लेकिन उनका एक कहना है कि चूंकि हमें शादी करने का ये अधिकार नहीं है और कारा ने कहा है कि जो शादी नहीं करेंगे और भले ही वो साथ में रहते हो दो व्यक्ति, लेकिन उन्हें भी बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो अविवाहित व्यक्ति संयुक्त रूप से भी रहे तब भी उन्हें, अविवाहित व्यक्ति को, जोड़ों को बच्चा गोद लेने की अनुमति नहीं दी गई है। न्यायालय ने कारा द्वारा क्वीर जोड़ों पर गोद लेने के लिए लगाए गए प्रतिबंध को बरकरार रखा है। ठीक है, न्यायालय का भी यही मानना है कि यदि जो क्वीर LGBT कम्युनिटी है यदि बच्चों को गोद लेती है तो जो उनके साथ भेदभाव होता है या फिर जिस तरीके की वो सामाजिक मानसिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं उनका प्रभाव उन बच्चों पर भी पड़ेगा। ठीक है, जो कि एक प्रकार से सही नहीं है। ठीक है, तो न्यायालय का इसमें मानना है कि कारा का जो डिसीजन है उसको गलत नहीं माना है न्यायालय ने। उन्होंने बोला कि कारा का रूल है, उनके पास अथॉरिटी बनाने की, वो उन्होंने बनाई नहीं है। न्यायालय ने कहा है कि नियमों को रद्द करने से हानिकारक, विनाशकारी, असामान्य प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं जिनका समाधान केवल विधायिका और कार्यपालिका ही कर सकती है। ठीक, तो पूर्णतः इस मामले में न्यायालय ने संसद के विवेक अधिकार पर चीजों को छोड़ रखा है। ठीक है, फैसले के प्रमुख बिंदुओं को एक नजर में देखें। न्यायालय ने इस मुद्दे को धर्मनिरपेक्ष कानूनों तक सीमित रखा है। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा वह इस मुद्दे को केवल विशेष विवाह अधिनियम तक ही सीमित रखेगी और अलग अलग धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों पर चर्चा नहीं करेगी। उदाहरण के लिए, यदि न्यायालय LGBTQ+ विवाहों को कवर करने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की व्याख्या करता है तो उसे दत्तक ग्रहण, अभिभावकता और विरासत से संबंधित उन अधिकारों को भी ध्यान में रखना होगा जो वर्तमान में विषम लैंगिक जोड़ों के लिए उपलब्ध है। दूसरी बात, इसमें न्यायिक संयम का पालन किया गया तो उस पर हमने बात कर ही ली है किस तरीके से। इसके बाद है असहमतिपूर्ण राय और पहलू। इस फैसले के कई पहलू LGBTQ समुदाय के अधिकार और भविष्य में विचार विमर्श और चर्चा का मार्ग प्रशस्त करते हैं। उदाहरण के लिए, क्वीरनेस या समलैंगिकता एक शहरी कुलीन अवधारणा
या अभिव्यक्ति मात्र नहीं है। ठीक है। समलैंगिक व्यक्तियों के साथ हिंसा और भेदभाव पर रोकथाम। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्वीर समुदाय के साथ होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए सरकार और पुलिस को निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में गैर भेदभाव, जन जागरूकता, क्वीर समुदाय के लिए हेल्पलाइन, सुरक्षित घर और अंतरलिंगी बच्चों की सुरक्षा, पुलिस को दिए गए विशिष्ट निर्देश में उत्पीड़न न करना, चयन की स्वतंत्रता की सुरक्षा, हिंसा से सुरक्षा और प्रारंभिक जांच करना शामिल है। अब इसके बाद निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष के रूप में यही कहा जा सकता है कि हालांकि इस निर्णय ने LGBTQ+ समुदाय को उनके अधिकारों, विशेष रूप से विवाह और गोद लेने के संबंध में निराश किया है, फिर भी केंद्र सरकार द्वारा कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का आश्वासन समानता के संघर्ष से एक आशा की किरण प्रतीत होता है। ठीक है। तो कुल मिला के चीजें आगे होंगी। ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा डिले कर दिया गया है इन्हें। थोड़ा एक चीज और देख लेते हैं कि LGBTQ के अधिकारों को मान्यता से संबंधित कानूनी उपलब्धियां अभी तक क्या है? तो सबसे पहले है नालसा बनाम भारत संघ के बाद तो यह नालसा की भी उपलब्धि है, LGBTQ की भी है। इसमें नॉन बाइनरी समुदाय को अपनी लैंगिक पहचान बताने का संवैधानिक अधिकार दिया गया। इस तरह से नॉन बाइनरी समुदाय को मान्यता दी गई। इसके बाद है 2018 29 जुआर्की से सबसे इंपॉर्टेंट है, समलैंगिकता से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को अपराध की श्रेणी से इसमें बाहर कर दिया गया। इसके बाद है न्यायमूर्ति KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ। तो इसमें सेक्सुअल ओरिएंटेशन की अभिव्यक्ति और सुरक्षा को निजता के मौलिक अधिकार के एक अनिवार्य घटक के रूप में मान्यता दी गई। तो सेक्सुअल ओरिएंटेशन किसके तहत आता है? निजता के अधिकार के तहत आता है। आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है? ये आपकी निजता और जीवन की स्वतंत्रता और जो व्यक्ति प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन जुड़ा है और निजता के मूल अधिकार के तहत इसको शामिल किया गया है। और निजता का मूल अधिकार किसके तहत आता है? आर्टिकल 21। तो आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन किसके तहत आ गया? सेक्सुअल ओरिएंटेशन आ जाएगा आपका आर्टिकल 21 के तहत। ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकार का संरक्षण अधिनियम 2019। तो यह भी एक बड़ी उपलब्धि है। इसमें सरकार ने कानून बनाकर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संरक्षण के लिए और अभी एक इस्माइल योजना भी लाई गई है। तो इस्माइल योजना दुनिया भर में LGBTQ+ के समुदाय के अधिकार वर्तमान में 130 से अधिक देशों ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा है। नीदरलैंड 2001 में समलैंगिक विवाह को वैधता प्रदान करने वाला पहला देश बना है। वर्तमान में दुनिया भर के 30 से अधिक देशों द्वारा समलैंगिक विवाह को वैधता दी जा चुकी है।